रात के 3 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आप अब भी जाग रहे हैं। ये खामोशी, ये अंधेरा, ये सन्नाटा कुछ तो कह रहा है। स्वागत है आपका इट्स 3 AM में। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो नींदें उड़ा दें, जो दिल की धड़कनें बढ़ा दें, जो अंधेरे में छुपे सच को उजागर कर दे। सच्ची डरावनी घटनाएं, मन को हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज, भूत प्रेत, टोने टोटके और लोक कथाएं, और वो सब जो अंधेरे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रात के 3 बजे असली कहानियाँ शुरू होती है। गहरी सांस लीजिए, अंधेरे में उतरने का वक्त आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। 7 बजे का साया। आर्यन एक युवा और महत्वाकांक्षी लेखक था। शहर की शोरगुल भरी जिंदगी से दूर एकांत की तलाश में निकला था। उसे अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा चाहिए थी, और इसी तलाश में वो एक पुरानी सुनसान हवेली तक आ पहुंचा था। ये हवेली, जिसे लोग शांत कुटीर कहते थे, शहर से मीलों दूर घने जंगलों के बीच छिपी थी। हवेली का नाम भले ही शांत कुटीर था, पर वहाँ की हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। हवेली पुरानी थी, उसकी दीवारें काई से ढकी थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। आर्यन ने हवेली के पिछले हिस्से में स्थित एक छोटे से स्टडी रूम को अपने लिए चुना था। ये कमरा अपेक्षाकृत ठीक था। एक बड़ी लकड़ी की मेज़, एक आरामदेह कुर्सी और दीवारों पर किताबों से भरी अलमारियां थीं। कमरा भले ही पुराना था, पर उसमें एक अजीब सी शांति थी जो आर्यन को पसंद आई थी। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा। आर्यन सुबह जल्दी उठता, लिखता, जंगल में घूमता और शाम को वापस आकर फिर लिखता। लेकिन तीसरे दिन से उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। हर शाम ठीक 7 बजे स्टडी रूम में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती थी। ये ठंडक इतनी तेज़ होती थी कि जैसे किसी ने अचानक बर्फ़ का एक बड़ा टुकड़ा कमरे में रख दिया हो, और इस ठंडक के साथ उसे एक धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली फुसफुसाहट महसूस होती थी। शुरुआत में आर्यन ने इसे अपनी कल्पना या हवेली की पुरानी दीवारों का कमाल समझा। शायद पुरानी हवेली है, हवा कहीं से घुसती होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन ये रोज़ होने लगा, ठीक 7 बजे, न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद। आज चौथा दिन था। आर्यन अपनी मेज़ पर बैठा लिख रहा था। उसकी घड़ी में 6:55 हो रहे थे। उसके दिमाग में 7 बजे का डर बैठ चुका था। उसने अपनी कलाई घड़ी पर नज़र डाली। 6:58। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने कलम रखी और कमरे के चारों ओर देखने लगा। 6:59, और फिर ठीक 7 बजे कमरे में अचानक ठंडक फैल गई, इतनी तेज़ कि आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध घुल गई, जैसे पुरानी बासी चीज़ सड़ रही हो। और फिर वो फुसफुसाहट, इस बार थोड़ी स्पष्ट, जैसे कोई उसके ठीक कान के पास कुछ कह रहा हो। अकेले नहीं। आर्यन अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। कौन है? उसने चिल्लाया। उसकी आवाज़ कमरे में गूंजकर वापस आई। कोई जवाब नहीं। वो घबराकर कमरे से बाहर भागा। हवेली के हॉल में घना अंधेरा था। वो अपनी टॉर्च चलाता है और तेज़ी से मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। ये क्या हो रहा है? आर्यन ने बुदबुदाया। वो वापस अपने कमरे में आया। उसकी मेज़ पर रखी खुली किताब अपने आप बंद हो गई थी। आर्यन ने उसे उठाया और देखा कि किताब के पन्नों पर धूल की एक मोटी परत जम गई थी, जबकि वो कुछ देर पहले ही उसे पढ़ रहा था। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। वो पूरी रात कुर्सी पर बैठा रहा, अपनी टॉर्च जलाकर रखे रहा। हर आवाज़ पर वो चौंक उठता था। अगले दिन आर्यन ने हवेली के मालिक को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा था। नेटवर्क नहीं था। उसने बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर फंसा लिया हो। शाम होने लगी थी। आर्यन के दिमाग में 7 बजे का डर फिर से हावी होने लगा। उसने हिम्मत करके स्टडी रूम की अलमारियों में रखी पुरानी किताबों को खंगालना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे कोई सुराग मिल जाए। एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब उसके हाथ लगी। किताब पर कोई शीर्षक नहीं था,
लेकिन उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीब सी लिखावट थी। आर्यन ने उसे खोला। किताब में हवेली के पुराने मालिक एक सनकी विद्वान प्रोफेसर आनंद के बारे में लिखा था। प्रोफेसर आनंद समय और आयामों के रहस्यों पर शोध करते थे। वो मानते थे कि 7 बजे का समय एक ऐसा पोर्टल है जब 2 दुनियाएं एक दूसरे के सबसे करीब आती हैं। उन्होंने अपनी किताब में एक अनुष्ठान का जिक्र किया था जिसे वो हर शाम 7 बजे करते थे ताकि वो दूसरी दुनिया से संपर्क स्थापित कर सकें। जैसे ही आर्यन ये पढ़ रहा था, उसकी घड़ी में 6:50 हो गए। उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि प्रोफेसर आनंद ने कुछ ऐसा किया था जिससे उनकी आत्मा या कोई और चीज़ इस हवेली में फंस गई थी। 6:55 आर्यन ने किताब बंद की और कमरे के बीच में खड़ा हो गया। वो डर रहा था, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहता था। वो जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। 6:59 और फिर ठीक 7 बजे कमरे में वही भयानक ठंडक फैल गई। सड़ी हुई गंध और तेज हो गई। इस बार फुसफुसाहट इतनी स्पष्ट थी कि आर्यन उसे समझ सकता था। तुम यहाँ क्यों आए? ये आवाज़ एक बूढ़े व्यक्ति की थी जो दर्द और क्रोध से भरा हुआ था। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे के चारों ओर घुमाई। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस हुईं। कौन हो तुम? आर्यन ने हिम्मत करके पूछा। मैं आनंद, आवाज़ ने कहा। मैं फंस गया हूँ इस समय में। आर्यन पीछे हटा। तुम यहाँ फंसे हुए हो, लेकिन कैसे? अनुष्ठान अधूरा रह गया, आवाज ने कहा। 7 बजे हर शाम मैं कोशिश करता हूँ बाहर निकलने की, लेकिन असफल। आर्यन को समझ आने लगा था। प्रोफेसर आनंद ने 7 बजे के पोर्टल को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें फंस गए थे। उनकी आत्मा हर शाम 7 बजे प्रकट होती थी, बाहर निकलने की कोशिश करती थी और जब असफल होती थी तो क्रोधित हो जाती थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आर्यन ने कहा। बताओ मुझे क्या करना है। किताब, आखिरी पन्ना, आवाज ने फुसफुसाया। आर्यन ने तुरंत किताब उठाई और आखिरी पन्ना खोला। पन्ने पर एक जटिल प्रतीक बना था और उसके नीचे कुछ लैटिन में लिखा था। आर्यन में लैटिन का अनुवाद करने की कोशिश की। ये एक विमोचन मंत्र है, आर्यन ने बुदबुदाया। इसे 7 बजे के पोर्टल को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, आवाज ने कहा। बंद करो इसे, मुझे मुक्ति दो। आर्यन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, कमरे में ठंडक और तेज होती गई और सड़ी हुई गंध असहनीय हो गई। हवा में अजीब सी आकृतियां बनने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति छटपटा रही हो। रोक दो, आवाज ने चिल्लाया, लेकिन अब उसमें दर्द ज्यादा था। मुझे दर्द हो रहा है। आर्यन नहीं रुका। उसे पता था कि उसे प्रोफेसर आनंद को मुक्ति दिलानी होगी। उसने मंत्र को और तेजी से पढ़ा। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, अलमारियों से किताबें गिरने लगीं, मेज पर रखी चीजें अपने आप हिलने लगीं। हवा में एक भयानक चीख गूंजी, जो प्रोफेसर आनंद की थी। चीख इतनी तेज थी कि आर्यन के कान सुन्न हो गए। और फिर एक तेज रोशनी कमरे में चमकी, जैसे बिजली कड़की हो, और एक पल के लिए प्रोफेसर आनंद की धुंधली सी आकृति आर्यन के सामने आई। उनकी आंखें अब शांत थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी। उन्होंने आर्यन की ओर देखा, एक हल्की मुस्कान दी और फिर रोशनी के साथ ही हवा में विलीन हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। ठंडक कम हो गई और सड़ी हुई गंध भी गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आर्यन हाफ रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा और क्या किया। उसने प्रोफेसर आनंद को मुक्ति दिला दी थी। वो धीरे धीरे उठा और अपनी घड़ी देखी। 7:05। उस रात आर्यन को नींद आई, गहरी शांतिपूर्ण नींद। अगले दिन सुबह आर्यन ने फिर से बाहर निकलने की कोशिश की। इस बार मुख्य दरवाज़ा खुला था। वो हवेली से बाहर निकला और जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। बेटा, तुम उस हवेली में थे? बूढ़े आदमी ने पूछा। हाँ, मैं वहाँ कुछ दिनों से था, आर्यन ने कहा। कोई वहाँ नहीं जाता, खासकर शाम 7 बजे के बाद नहीं। कहते हैं कि प्रोफेसर आनंद की आत्मा वहाँ भटकती है,
हर शाम 7 बजे वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ना सफल रहती है, और जो कोई भी उस समय वहाँ होता है उसे अपने साथ ले जाती है। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, अब नहीं भटकेंगी, उन्हें मुक्ति मिल गई है। बूढ़े आदमी ने आर्यन की ओर देखा, उसकी आंखों में अविश्वास था। आर्यन ने गांव छोड़ दिया और शहर की ओर चल पड़ा। उसने अपनी किताब पूरी की, जिसमें उसने अपने अनुभवों को लिखा था, लेकिन उसने प्रोफेसर आनंद और 7 बजे के रहस्य का जिक्र नहीं किया। वो जानता था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। आर्यन की जिंदगी सामान्य हो गई, लेकिन हर शाम जब उसके घड़ी में 6:59 होते थे तो उसका दिल एक पल के लिए तेजी से धड़क उठता था। उसे हल्की ठंडक महसूस होती थी और उसे लगता था कि वो एक धीमी फुसफुसाहट सुन रहा है। वो जानता था कि प्रोफेसर आनंद को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन 7 बजे का साया उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया था। वो कभी नहीं भूला कि उस रात 7 बजे क्या हुआ था, और कभी-कभी जब वो रात में अकेला होता था तो उसे वो फुसफुसाहट फिर से सुनाई दे रही थी, जो उसे याद दिलाती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह से नहीं मिटते।